चलिए, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का बीपीएससी मेकर के इस नए एपिसोड में। आज की इस वीडियो में 20 अगस्त 2022 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटना से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, संबंधित सारी जानकारी आपको विस्तार पूर्वक दिया जाएगा। अगर आप 2022 में बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं तो निसंदेह इस श्रृंखला के सारे वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बीपीएससी मेकर यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सारा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा। आप सारे वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं पिछले वीडियो के प्रश्न पे। ये प्रश्न आपसे हमने पिछले वीडियो में पूछा था। तो ये प्रश्न था कि इस वर्ष आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भारत सरकार द्वारा बिहार के कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक सम्मान से सम्मानित किया गया था। कंप्लीट जानकारी यहाँ से हमने आपको दिया था, लेकिन थोड़ी सी गलती हमसे पिछले वीडियो में हो गई थी। हमने जो काउंटिंग किया था उस आधार पर हमने आपको 27 बता दिया था। आप लोग ध्यान रखिएगा, कुल मिलाकर 26 पदक बिहार को मिला है। यहाँ पर ऑप्शन में हमने 26 नहीं दिया है, इस वजह से आप ऑप्शन नंबर ई को चुन सकते हैं। ये 26 पदक बिहार को मिला है यहाँ पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। अब यहाँ पर इन 26 पदकों में से अगर हम बात करें तो इन 26 पदकों में से 2 पदक विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक, और वहीं पर गैलेंट्री शौर्य पदक की बात करें हम तो 7 गैलेंट्री शौर्य पदक मिला, और वहीं पर 17 पदक था सराहनीय सेवा के लिए। तो कुल मिला के बात करें तो 26 पुलिस पदक बिहार को मिला है। आप लोग इस चीज़ को सुधार कर लीजिएगा, थोड़ी सी काउंटिंग में गड़बड़ी हुई थी, जिस वजह से हमने गलत आंकड़े आपको बता दिए थे। जितने भी स्टडी मटेरियल, नोट्स और साथ ही साथ बीपीएससी एग्जाम के लिए जो टेस्ट सीरीज है, सभी के सभी आप बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे। बीपीएससी मेकर ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और साथ ही साथ इसे प्ले स्टोर पर सर्च करके वहां से डाउनलोड करके हमारे तमाम मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हैं। और रिसेंटली जो भी अपडेट होते हैं वो सभी चीज़ें वहीं पर मिल जाएगी, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है। चलिए, अब यहाँ पर हम आ चुके हैं आज की इस वीडियो के पहले और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पे। ये प्रश्न की हाल ही में अर्थात अगस्त 2022 की घोषणा के आधार पर बिहार सरकार ने कितने राज्यों से बिहार आने वाले यात्रियों पर विशेष नजर रखने का निर्देश दिया है। ये निर्देश कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लिया गया है या फिर दिया गया है। और यहाँ पर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6 राज्य। अब ये 6 राज्य कौन कौन से, उसे हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। आपको जानकारी दे दूं कि देश भर में फिर से एक बार कोरोना संक्रमण बढ़ने लगा है, और इसे देखते हुए फिलहाल 6 राज्य, जिनमें कि दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बेंगलुरु से बिहार आने वाले यात्रियों पर स्वास्थ्य विभाग की विशेष नजर है, या फिर स्वास्थ्य विभाग इस पर विशेष नजर रख रहा है। तो ये 6 राज्य आपको ध्यान रखना है, दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और बेंगलुरु है। इसके तहत कुछ पॉइंट और भी है जो आप याद रखेंगे कि साथ ही कई राज्यों में कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जांच का दायरा भी बढ़ा दिया है। जिस प्रकार से अभी बातें निकलकर सामने आई है कि कोरोना संक्रमण का जो प्रकोप है वो तेजी से फिर से बढ़ रहा है, तो इसी सब को लेकर अभी हाल ही में ये सारी घोषणाएं हुई और जांच का भी दायरा बढ़ा दिया गया है। अब यहाँ पे बिहार में बात करें कोरोना संक्रमण की या फिर कोरोना टीकाकरण की, तो एक जानकारी हमने आपको दिया था, लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए अभी हाल ही में जो बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं ये तेजस्वी यादव बने हैं। नोट कीजिएगा, बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तेजस्वी यादव। इनसे पहले जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री थे ये थे मंगल पांडे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि बिहार में 16 जनवरी 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई थी। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। पहली बार जो कोरोना टीकाकरण अभियान जो शुरू हुआ था तो बिहार में जो इसकी शुरुआत हुई थी ये 16 जनवरी 2021 को हुआ था, यानी कि पिछले वर्ष। तो ये सारी बातों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले दूसरे प्रश्न पे। ये दूसरा प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न की हाल ही में माउंटेन मैन दशरथ मांझी की 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। बताएं कि वे निम्न में से कहाँ के निवासी थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा गया में एक स्थान है गहलोर। ये गहलोर से ही संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर जिला पूछा जाता तो गया इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इस प्रश्न की विस्तृत जानकारी आपको दे दूं कि दुनिया में माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी का हाल ही में 17 अगस्त 2022 को 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। नोट कीजिएगा, 17 अगस्त 2022 को इनकी 15वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। दशरथ मांझी के जन्म की बात करें तो दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को गहलोर गया बिहार में हुआ था। यहाँ पर नोट कीजिएगा, दशरथ मांझी की मैं बात कर रहा हूँ। दशरथ मांझी का जन्म 14 जनवरी 1929 को गहलोर गया बिहार में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि 1960 से 1982 के दौरान इन 22 वर्षों के परिश्रम के बल पर पहाड़ को काटकर अतरी और वजीरगंज ब्लॉक की दूरी को 55 किलोमीटर से महज
15 किलोमीटर कर दिया था। आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं, यही वो रास्ता है जिसको आपको ध्यान रखना है। 55 किलोमीटर से इसकी दूरी घट करके 15 किलोमीटर महज हो गई थी और ये कार्य किया गया था दशरथ मांझी के द्वारा 22 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद। इनसे संबंधित कुछ और भी पॉइंट है, जैसे कि हमारा अगला पॉइंट है कि इसी पहाड़ से गिरकर उनकी पत्नी का निधन हुआ था, जिसके बाद उन्होंने पहाड़ काटकर रास्ता बनाने का निर्णय लिया था और 17 अगस्त 2007 को 78 वर्ष की आयु में पित्ताशय अर्थात गॉल ब्लैडर के कैंसर के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। ये सारी बातें यहाँ से संबंधित याद रखना है। आपको ध्यान रखना कि 17 अगस्त 2007 को इनकी मृत्यु हुई थी। हालांकि एक वर्ष पहले यानी कि 2006 में, 2007 की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, 2007 में इनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन मृत्यु से एक वर्ष पहले 2006 में बिहार सरकार ने इन्हें पद्मश्री दिलाने की सिफारिश की थी भारत सरकार से। तो यहाँ से आपको कुल मिलाकर ये ध्यान रखना कि दशरथ मांझी की इन कठिन परिश्रम के बावजूद इन्हें ये उपलब्धि हासिल हुई और इन्होंने यहाँ पर 55 किलोमीटर से इसकी दूरी को घटाकर महज 15 किलोमीटर कर दिया। इन पर एक मूवी का भी निर्माण हुआ जिसका नाम था द माउंटेन मैन दशरथ मांझी, जिसमें कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी दशरथ मांझी के किरदार अदा करते हुए दिखाई दिए। आई होप कि आपने उस मूवी को देखा होगा। सारी जानकारी वहाँ पर एकदम से अच्छी तरह से दिया गया। उसी में से हमने जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यहाँ पर हमने चीज़ों को ऐड किया है। एक बात यहाँ पर यह ध्यान रखें, 2006 में जो इन्हें सिफारिश की गई थी पद्मश्री दिलाने की, शायद मुझे जहां तक जानकारी है कि इन्हें ये अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले तीसरे प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर विकल्पों पर नजर डालेंगे। ऑप्शन नंबर बी में हमने लिखा है जीरादेई। बिहार के सिवान जिले के जीरादेई ग्राम में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के इस जीरादेई ग्राम को महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था। जबकि हम बात करें औराही हिंगना की, तो औराही हिंगना अररिया जिले में संबंधित एक गांव है या फिर एक स्थान है जहां पर महान साहित्यकार फणेश्वर नाथ रेणु का जन्म हुआ था। फणेश्वर नाथ रेणु की बात करें तो इनकी जो एक बहुत बड़ी उपन्यास थी जो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुई, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार यहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो फणेश्वर नाथ रेणु की जो प्रमुख रचना थी ये थी मैला आंचल, और इसी मैला आंचल उपन्यास के लिए इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। और यहाँ पर बात हुई औराई हिंगना की, तो औराई हिंगना में ही बिहार सरकार के द्वारा राज्य का पहला मंकी पार्क स्थापित किए जाने की बात कही गई थी। ये जानकारी हमने आपको विस्तार पूर्वक दिया था। जबकि यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन नंबर डी की, जहाँ पर हमने लिखा मुरली भरहवा, तो आपको ध्यान होगा मुरली भरहवा के बारे में कई बार आपके बीपीएससी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। एक बार नहीं बल्कि कई बार बिहार से संबंधित कई एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बने हैं। मुरली भरहवा जो संबंधित है ये राजकुमार शुक्ल से संबंधित है। राजकुमार शुक्ल जो निवासी थे मूल रूप से मुरली भरहवा के ही निवासी थे और इन्होंने कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में जाकर के गांधी जी को बिहार में चंपारण आने के लिए आमंत्रित किए थे। तो इस वजह से ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले बिहार से जुड़ी हुई कुछ बेसिक से फैक्ट है जो कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। एकदम से यहाँ पर आप पुनः इसे रिवाइज कर लीजिए। भारत वाले मैप पर आप यहाँ पर देख पाएंगे ये बिहार की स्थिति है। बिहार की चौहद्दी उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में पौधे वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, नोट कीजिएगा। दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष ही बिहार का राजकीय चिन्ह है। ये मत बोलिएगा दो स्वास्तिक बिहार का राजकीय चिन्ह है या फिर बौद्धि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है, बल्कि आपको हमेशा ये याद रखना है कि दो स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष ही बिहार का राजकीय चिन्ह है। और आप सभी जानते हैं बिहार का राजधानी है पटना। और अगला पॉइंट है राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जो कि 8वीं बार, आपको ध्यान रखना 8वीं बार मुख्यमंत्री पद की ये शपथ ली है। और फिर अगला पॉइंट है राजकीय पक्षी है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च 2022 को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया। राजकीय पशु की बात करें तो राजकीय पशु है बैल। राजकीय वृक्ष है पीपल। और बात करें राजकीय फूल की तो राजकीय फूल बिहार का है गेंदा अर्थात मैरीगोल्ड। राजकीय फूल को लेकर बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं करना है, गेंदा ही बिहार का राजकीय फूल है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार की जनसंख्या है। ये आंकड़े आपको ध्यान रखना है 2011 की जनगणना के आधार पर यहाँ पर शामिल किया गया है। क्षेत्रफल की बात करें तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। राज्यभाषा की बात करें तो प्रथम राज्यभाषा हिंदी और द्वितीय राज्यभाषा बिहार की उर्दू है। लंबाई 345 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो 483 किलोमीटर है। और वहीं पे कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे कि विधान परिषद की सीटों की बात करें तो 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें, लोकसभा की 16 और राज्यसभा की 40 सीटें बिहार में निर्धारित है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि लोक नृत्य बिहार में जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदिशा काफी प्रसिद्ध है। तो ये सारी जानकारी यहाँ से नोट कीजिएगा। आप यहाँ पर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में अगस्त 2022 में बिहार के नए उद्योग मंत्री कौन बने हैं।
मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको ध्यान रखना। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात श्री समीर कुमार महासेठ अभी हाल ही में बिहार के नए उद्योग मंत्री बने हैं, जिन्हें आप यहाँ पर इस इमेज में भी देख सकते हैं। आपको नोट करना है कि हाल ही में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद समीर कुमार महासेठ नए उद्योग मंत्री बने हैं। हालांकि यहाँ से एक प्रश्न आपके एग्जाम में ये भी बन सकते हैं कि इससे पहले सैयद शाहनवाज हुसैन बिहार के उद्योग मंत्री थे। तो ये सारी जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना। हमने कई बार बिहार के जो पूर्व उद्योग मंत्री थे सैयद शाहनवाज हुसैन के बारे में कई सारी जानकारी दिया था। आई होप कि आपको सारी चीजें याद होगी। इन्हीं के शासन काल में या फिर इन्हीं के काल में ही बिहार ने एथेनॉल नीति को लागू किया था। एथेनॉल नीति को लागू करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य है। कई सारी उपलब्धियां बिहार के नाम दर्ज हुई थी, लेकिन अभी हाल ही में जो नया सरकार गठित हुआ, ऐसे में समीर कुमार महासेठ नए उद्योग मंत्री बने हैं। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी ये दे दूं कि इसको लेकर हमने जो नया मंत्रिमंडल गठित हुआ, इसको लेकर हमने एक वीडियो चैनल पर अपलोड किया था। संपूर्ण जानकारी यहाँ पर हमने आपको दिया है। इस वीडियो को जाकर देखिए और वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम से और साथ साथ बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू फ्री में डाउनलोड कर पाएंगे। वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। निश्चित तौर पर यहाँ से 1 अंक आपको अर्जित होगा आपके एग्जाम में। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। ये अगला चौथा प्रश्न भी अति महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न है कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अर्थात IFFM अवार्ड 2022 के तहत निम्नलिखित में से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कपिल देव को अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हमने यहाँ पर इस बारे में विस्तृत जानकारी आपको दिया है। इसके साथ हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022 का 13वां संस्करण आयोजित किया गया था। इसके पुरस्कारों का वितरण अभी हाल ही में हुआ, जो इसका 13वां संस्करण था। और इसके तहत जो चीजें आपको ध्यान रखना है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला, ये रणवीर सिंह को मिला और फिल्म 83 के लिए यह अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। तो वहीं पे हम अगले पॉइंट में बात करें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला शेफाली शाह को। फिल्म जलसा के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगला पॉइंट है सर्वश्रेष्ठ फिल्म, तो कबीर खान की फिल्म 83 को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो कि कपिल देव को दिया। यही प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया था। हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट होगा कि बेस्ट डायरेक्टर पुरुष का जो पुरस्कार मिला, ये सुजीत सरदार को मिला है, जो कि सरदार उधम के लिए ये अवार्ड दिया गया। वहीं पे महिला कैटेगरी में बात करें तो आपको ध्यान रखना अपर्णा सेन को द रेपिस्ट के लिए ये अवार्ड दिया गया बेस्ट डायरेक्टर का। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर ये इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न से संबंधित याद रखना है। अगर प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे तो यहीं से बनेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर बीपीएससी मेकर ऐप पर डेली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन के अंतर्गत आप ये सारे पीडीएफ को एक साथ डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर चलेंगे अगले 5वें प्रश्न पे। ये 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में रह रहे दूसरे राज्य के लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया या फिर अधिकार मिला है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जम्मू कश्मीर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको डिटेल जानकारी दे दूं कि जम्मू कश्मीर में इस साल विधानसभा चुनाव होने की संभावना है और इससे पहले चुनाव आयोग ने एक बड़ा ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदय कुमार के अनुसार जो गैर कश्मीरी लोग राज्य में रह रहे हैं वे अपना वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराकर वोट डाल सकेंगे। साथ ही साथ एक कंडीशन यहाँ पर यह भी है कि इसके लिए उन्हें निवास प्रमाण पत्र की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। एक जानकारी यहाँ पर यह भी है कि साथ ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिए तैनात सुरक्षा बलों के जवान भी वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल कर सकते हैं और वो भी मतलब वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी बातें अभी जम्मू कश्मीर से संबंधित निकल कर आई है, जो कि अभी हाल ही में संभावना है कि इस वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव हो। इसको लेकर शायद ये सारी फैसला किया गया है, जो कि आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर से रिलेटेड कई सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, उसे हमने विस्तृत तौर पर यहाँ पर शामिल किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसके तहत हमारा पहला पॉइंट है कि हाल ही में 13 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन हुआ है। आपको ध्यान रखना ये चिनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया था। और फिर इसके तहत हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि 17 अक्टूबर 1949 को, ये थोड़ा सा स्टैटिक जीके के अंतर्गत आ गया, 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में धारा 370 लागू किया गया था। और इसके तहत एक पॉइंट ये भी है कि 5 अगस्त 2019 को धारा 370 के प्रावधानों को समाप्त करते हुए जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत का 2 नया केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। और इसी के तहत एक पॉइंट ये भी है कि संविधान के भाग 21 में धारा 370 यानी कि आर्टिकल 370 के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये सारे कुछ रिलेटेड फैक्ट है जो कि किसी भी समय किसी भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न हैं। हालांकि एक जानकारी हमने ये भी दिया है कि हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने सीमा पार से प्रेरित और समर्थित आतंकवादी घटनाओं को रोकने और
केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा ग्रिड को बढ़ावा देने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 को मंजूरी दी है और ये योजना 15 अगस्त 2022 से लागू की गई है। आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं कि ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 किससे संबंधित है। ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आई होप कि आप यहाँ पर ये सारी चीज़ों को नोट करेंगे, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला है छठा प्रश्न। ये प्रश्न की निम्नलिखित में से किस आईपीएल टीम ने चंद्रकांत पंडित को अपना नया मुख्य कोच बनाया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। आप यहाँ पर चंद्रकांत पंडित को इस इमेज में भी देख सकते हैं। इनसे संबंधित जो जानकारी है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हाल ही में 2 बार के आईपीएल खिताब विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स ने चंद्रकांत पंडित को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया, यानी कि हेड कोच जो नियुक्त किया गया है, ये कोलकाता नाइट राइडर्स के द्वारा चंद्रकांत पंडित को नियुक्त किया गया है। इससे पहले इस पद पर, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच की बात करें तो इससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स के मुख्य कोच थे ब्रेंडन मैकुलम। ब्रेंडन मैकुलम की बात करें तो ब्रेंडन मैकुलम न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, अर्थात चंद्रकांत पंडित अब ब्रेंडन मैकुलम का स्थान लेंगे। तो ये जानकारी यहाँ से नोट कीजिएगा। अब यहाँ पर आगे के स्लाइड में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात आईपीएल के बारे में कुछ जानकारी है जो यहाँ से आपको संबंधित चीज़ों को याद रखना है। आईपीएल की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग और ये इंडियन प्रीमियर लीग भारत में एक T20 क्रिकेट लीग है। इसकी स्थापना जो हुई थी ये वर्ष 2007 में हुई थी तथा इसका पहला संस्करण जो आयोजित हुआ था ये वर्ष 2008 में ये पहला संस्करण खेला गया था। और वर्ष 2008 का जो विजेता टीम रहा था, पहली बार जो खेला गया था ये टूर्नामेंट, ये राजस्थान रॉयल 2008 में ये आईपीएल के खिताब को अपने नाम किया था। लेकिन बात करें वर्ष 2022 के आईपीएल का, तो वर्ष 2022 का जो आईपीएल था ये इसका 15वां संस्करण था और वर्ष 2022 का प्रीमियर था जो, यानी कि जो फाइनल मैच था, ये गुजरात टाइटंस ने जीता था। गुजरात टाइटन पहली बार आईपीएल खेल रही थी और इन्होंने, आपको ध्यान रखना, हार्दिक पांड्या की अगुवाई में इस खिताब को अपने नाम किया है। यहाँ पर विजेताओं की सूची को हमने शामिल किया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। विजेताओं की सूची में सबसे टॉप पर जो ये है मुंबई इंडियंस। आपको ध्यान रखना, मुंबई इंडियंस ने कुल मिलाकर 5 बार इस खिताब को अपने नाम किया है। जबकि दूसरे स्थान की बात करें, दूसरे स्थान पर है आपका चेन्नई सुपर किंग जो कि 4 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुके। और यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं कि राजस्थान रॉयल की बात करें, डेक्कन चार्जर्स हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर्स सनराइजर हैदराबाद, चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस, गुजरात टाइटंस, ये सभी टीमें मिनिमम 1 बार इस खिताब को अपने नाम कर चुके हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त दिल्ली कैपिटल्स, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर और पंजाब किंग्स, ये 3 टीमें ऐसी हैं आईपीएल की जो कि अभी तक इस खिताब को अपने नाम नहीं कर पाई है। अब यहाँ पर हमारा अगला होगा 7वां प्रश्न। ये प्रश्न कि विलियम रूटो हाल ही में खबरों में है, उनके खबरों में रहने का वजह बताएं। किस कारण से विलियम रूटो अभी हाल ही में खबरों में है। आप यहाँ पर विलियम रूटो को इस इमेज में देख सकते हैं। ये अभी हाल ही में केन्या के राष्ट्रपति बने। हालांकि इनसे पहले ये केन्या के उपराष्ट्रपति थे, तो ऐसे में भी आपको ध्यान रखना केन्या के ये राष्ट्रपति बने हैं। संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ पर दिया है कि हाल ही में उपराष्ट्रपति विलियम रूटो ने, यहाँ पे को नहीं बल्कि ने होना चाहिए, विलियम रूटो ने केन्या के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। उन्हें 50.49 वोट मिले हैं जो कि उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंगा को हराया है। जो राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार थे रेला ओडिंगा, इन्हें पराजित करते हुए इन्होंने अभी हाल ही में इस चुनाव को जीत लिया है। और यहाँ पर इसके तहत जो बातें हैं केन्या के बारे में हमने शामिल किया है कि केन्या 12 दिसंबर 1963 को ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था और जोमो केन्याता केन्या गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने थे। जोमो केन्याता केन्या गणराज्य के पहले राष्ट्रपति बने थे आज़ादी के बाद, यानी कि ब्रिटेन से आज़ादी जो प्राप्त हुई थी ने 12 दिसंबर 1963 को प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि विलियम रूटो आज़ादी के बाद केन्या के 5वें राष्ट्रपति बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विलियम रूटो जो भी केन्या के राष्ट्रपति बने हैं ये 5वें राष्ट्रपति बने हैं। हालांकि हम बात करें यहाँ पे 4थे राष्ट्रपति की, तो जबकि केन्या के 4थे राष्ट्रपति थे उहुरु केन्याटा। ये भी नाम यहाँ से ध्यान रखिए, उहुरु केन्याटा केन्या के 4थे राष्ट्रपति थे। केन्या की राजधानी की बात करें तो केन्या की राजधानी है नैरोबी। और अगला पॉइंट हमारा है मुद्रा है केन्याई सीलिंग। तो ये सारी नोट कर लीजिए। चलिए हम बढ़ते हैं अगले 8वें प्रश्न पे। 8वां प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किसने हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किया है। 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वभूषण हरिचंदन। ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, जिनके द्वारा भी हाल ही में इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के 23वें व वर्तमान राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विजयवाड़ा में महात्मा गांधी की 30 फीट ऊंची भित्ति प्रतिमा का अनावरण किया। आप यहाँ पर इस भित्ति प्रतिमा को इस इमेज में भी देख सकते हैं। इनसे संबंधित और भी कई सारी जानकारी है महात्मा गांधी के बारे में जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के प्रशंसक हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। और इसको लेकर के जो चीज़ें हमने यहाँ पर शामिल किया है एकदम से बारीकी से समझिएगा और इसे याद रखिएगा। हमारा अगला पॉइंट है कि महात्मा गांधी ऐसे विरले महापुरुष है जिनकी मूर्तियां पाकिस्तान, चीन, ब्रिटेन, अमेरिका और जर्मनी से लेकर के अनेक अफ्रीकी देशों सहित 84 देशों में 110 से अधिक मूर्तियां लगी हुई है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान जो हमेशा से भारत का विरोधी रहा है, तो पाकिस्तान में भी महात्मा गांधी का प्रतिमा स्थापित है। ये जानकारी यहाँ से देने के पाकिस्तान में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर महात्मा गांधी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। ये 2 स्थानों की बात करें तो इसी पॉइंट को हमने आगे लिखा है कि पाकिस्तान में महात्मा गांधी की मूर्तियां 2 जगहों पर है। ये 2 जगह कौन कौन से हैं इसके तहत आपको ध्यान रखना। इस्लामाबाद, जो कि पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में पाकिस्तान संग्रहालय में और साथ साथ इस्लामाबाद में ही भारत उच्चायोग में महात्मा गांधी की मूर्ति या फिर प्रतिमा स्थापित की गई है। अब यहाँ पे हमारा अगला 9वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में किया गया उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं 12वें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। इस प्रश्न की जानकारी आपको दे दूं कि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के उद्देश्य से हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है। नोट कीजिएगा, इसकी शुरुआत अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार के द्वारा किया गया है और इस कार्यक्रम को उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के 13,000 प्राथमिक विद्यालयों में संचालित किया जाएगा। यही इसका एक लक्ष्य है ताकि बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा सके। इसको लेकर अभी हाल ही में ये सारी घोषणाएं हुई है या फिर इस पहल की शुरुआत की गई है। हम यहाँ पे बात करें पुष्कर सिंह धामी की, तो हाल ही में मई 2022 में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री बने थे। तो ये भी जानकारी यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम चल रहे हैं अगले 10वें प्रश्न पे। ये 10वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश के अपदस्थ नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को हाल ही में 6 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। तो आंग सान सू की बात करें तो ये म्यांमार से संबंधित है, ये एक अपदस्थ नेता है। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। संबंधित सारी जानकारी हमने यहाँ पर शामिल किया है। आप इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रखेंगे, यहाँ से आपके प्रश्न एग्जाम में बन सकते हैं। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में म्यांमार के 77 वर्षीय अपदस्थ नेता और नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सान सू की को 6 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। हालांकि इससे पहले भी उन्हें 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन अभी हाल ही में 6 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई थी। हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा कि म्यांमार में तख्ता पलट के बाद यह चौथी बार है जब आंग सान सू की को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना, कुल मिला के हम बात करें इनकी सजा की तो उन्हें अब तक 17 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था 2021 में, ये सारी जानकारी हमने आपको दिया था और तब से लेकर के अब तक इन्हें 4 बार दोषी करार देते हुए अब तक कुल मिला के 17 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। अब इन पे आरोप किया है किस वजह से इन्हें ये सजा सुनाई गई है, तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में याद रखना है कि म्यांमार के एक अदालत के अनुसार आंग सान सू की वजह से $13 मिलियन का नुकसान देश को हुआ है। तो इस वजह से ये सारे मामले हैं और भी कई सारे यहाँ पर इन पे केस चल रहे हैं, जिस वजह से आपको ध्यान रखना है कि इन्हें 17 साल की कुल मिलाकर सजा सुनाई गई। लेकिन जो नवीनतम सजा है ये 6 साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। बस यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले एक बात का ये ध्यान रखेगा कि बीपीएससी मेकर के इस चैनल पर जो आप ये सारे कंटेंट देख रहे हैं, आई होप कि आपको इससे बहुत हेल्प मिल रही होगी। अगर आपको लगे कि ये वीडियो या फिर ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर 1,50,000 का सब्सक्राइबर जो आंकड़ा है वो पूरा होने वाला है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जल्दी से जल्दी 1,50,000 का आंकड़ा को पहुँचाइए। देखते हैं कितनी जल्दी ये पूरा हो पाता है। तो आप लोगों का प्यार रहा तो ये बहुत जल्द ही पूरा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर हम चल रहे हैं अगले 11वें प्रश्न पे। ये 11वां प्रश्न हमारा यहाँ पर होगा। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में मेक इंडिया नंबर 1 मिशन शुरू किया गया है। ये प्रश्न अभी ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा खबरों में है। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी जो शुरुआत अभी हाल ही में की गई है अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई है, मेक इंडिया नंबर 1। आपको यहाँ पर जानकारी दे दूं कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भारत को सभी मानकों पर अग्रणी बनाने के लिए मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की है और इसका उद्देश्य भारत को एक बार फिर से दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। ये 2 बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत अभी हाल ही में अरविंद केजरीवाल द्वारा किया गया और इस मिशन का उद्देश्य भारत को एक बार पुनः दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। प्राचीन समय में भारत की बात किया जाए तो भारत को सोने का चिड़िया कहा जाता था। पूरी दुनिया से जो शासक हुआ करते थे पूरी दुनिया से भारत की ओर आकर्षित हुए और भारत को लूट के चले गए। तो ऐसे में भारत को एक नई मुकाम पर फिर से पहुंचाना है, एक नया कह सकते हैं कीर्तिमान भारत के लिए तैयार करना है और इसी को लेकर अभी हाल ही में ये इसकी शुरुआत की गई है और इसका एक ही लक्ष्य है कि भारत को दुनिया में फिर से नंबर 1 देश बनाना है।
ठीक है, चलिए हम यहाँ पर चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले बता दूं कि बिहार एसएससी सीजीएल वाले कोर्स में जितने लोग रजिस्टर हैं, ये आपको जो अगला प्रैक्टिस सेट मिलेगा, छठा प्रैक्टिस सेट, ये आपको 21 अगस्त को ये आपके कोर्स में अपडेट होगा। तो जो लोग ज्वाइन किए हुए हैं वहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। पिछला वाला भी सेट वहाँ पर अपडेट है, आप उसे भी ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, तो जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए हम यहाँ पर चलते हैं अगले 12वें प्रश्न पे। ये 12वां प्रश्न कि हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ये अभी हाल ही में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा। आपको जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में आयोजित की गई है, और भारत की तरफ से इस बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। और इस वर्ष दोनों देश अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्ष मना रहा है। तो यहाँ से ये सारी संबंधित चीजों को आपको ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। तो आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार में नई सरकार के गठन के बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री किन्हें बनाया गया है। संबंधित सारी जानकारी हमने आपको दिया था। बताएं इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। कोशिश कीजिए कि जो भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है कमेंट बॉक्स में आप लोग इसे विस्तार पूर्वक लिखें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।